नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रदेश में कोरोना से हालात अब सुधर रहे हैं और पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1430 पॉजिटिव केस मिले हैं, तो फिर वहीं ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़े हैं। कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस की बीमारी होने की वजह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी रही है। इसको मेडिकल ऑक्सीजन के विकल्प के तौर पर उन्हें दिया गया है। इसके अलावा मरीज घर पर भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल आखिर उनको करना कैसे है। तो आज ये बताने के लिए हमारे साथ एक खास डॉक्टर्स का पैनल रहेगा। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 0116136272 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टर्स से बातचीत कर सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि आप इन नंबर्स पर कॉल करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है, खासतौर से ऑक्सीजन को लेकर के या ऑक्सीजन के इस्तेमाल को लेकर के, तो वो भी आज आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोविड से रिलेटेड कोई सवाल है तो आज उसका भी जवाब डॉक्टर्स का जो पैनल हमारे साथ जुड़ेगा उनसे आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के घर बैठे ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें किन सावधानियों को आपको अपने जहन में रखना है, क्योंकि ब्लैक फंगस की एक बहुत बड़ी वजह जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल है वो बताया जा रहा है। और ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, उसके इस्तेमाल के दौरान आपको किन सावधानियों को बरतना है। और इसके अलावा भी अगर आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल भी घर के अंदर कर रहे हैं तो फिर उस दौरान भी आपको किन सावधानियों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ब्लैक फंगस के ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि जो ऑक्सीजन इस्तेमाल की गई, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की वजह से या फिर उस दौरान बरती गई लापरवाही की वजह से, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना है। इस वजह से भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। और ऐसे में अब ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ये जान लें कि ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल जो कि आप अपने घरों में कर रहे हैं, उसके लिए आपको एहतियात के तौर पर करना क्या है। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोविड से रिलेटेड या कोविड से संबंधित कोई सवाल है, ब्लैक फंगस के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या आपके मन में कोविड के बाद हो रही कुछ समस्याओं को लेकर के भी सवाल है, और चूंकि ब्लैक फंगस का कहर आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर कोई डाउट्स हैं आपको या आपको लगता है कि आपके घर में भी कोई पेशेंट जो कि उन तमाम सिम्टम्स के साथ जो कि लगातार बताए जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है आपके पेशेंट्स के साथ या आपके साथ, तो आप उससे जुड़ा हुआ भी सवाल आज पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा और उनसे आज आप बातचीत करके और चलिए आज इंडिया न्यूज ओपीडी की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़े हुए हैं, पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। डॉक्टर राज तिलक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमडी हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर राज तिलक जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज की ओपीडी में। डॉक्टर राज तिलक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा खासतौर से मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर के और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल जिस तरीके से घरों में किया जा रहा है, बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है कि ब्लैक फंगस के लिए एक बहुत बड़ा ये कारण बना है। एहतियात के तौर पर लोग क्या करें जो कि घर के अंदर चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हों या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हों, उस दौरान एहतियात के तौर पर उनको क्या करना चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि आप इसको बताएं। सर देखिए, फंगस आमतौर पर जो हमारे लिविंग सेल्स हैं, यानी जीवित जो टिश्यूज हैं, उनको अफेक्ट न करता है न कर सकता। और अगर फंगस, जिसको आप म्यूकर माइकोसिस कह रहे हैं, ये अफेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए केवल नंबर 1 जो फंगस की ग्रोथ में उसको बढ़ाने में सहायक हो। दूसरा, ऐसी परिस्थितियां जो आपकी लड़ने की क्षमता को कम करती हो और आपको निर्जीव व्यक्ति के अंदर लड़ने की क्षमता जितनी होती है लगभग उसके समकक्ष ले जाके खड़ा करते। तो ये या इन दोनों का शामिलाती प्रभाव हो। तो मुद्दा यह है कि सिर्फ इसकी सारी जिम्मेदारी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के संवहन पे रख देना मेरे समझ से पर्याप्त नहीं है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल इस देश में बरसों से और विश्व में हो रहा है। हमें और तमाम सारे फैक्टर्स पे गौर करना पड़ेगा। दुनिया के 60% केस इस समय म्यूकर माइकोसिस के भारत में है और 40% में अखिल विश्व में जो भी केस रिपोर्ट हैं वो हैं। तो क्या कारण है कि भारत में 60% केसेस एक साथ आके इकट्ठा हो गए। दूसरी चीज ये भी देखनी होगी कि इसके लिए ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करती, जैसे एंटीबायोटिक्स का कहीं ओवर यूज या बेजा इस्तेमाल तो हमने नहीं किया। स्टेरॉइड्स का प्रयोग
तभी किया जब इसकी आवश्यकता थी। कहीं ऐसा तो नहीं किया कि पहले शुरू किया, ज्यादा देर तक चलाते रहे, यानी स्टेरॉइड का प्रयोग इसके अतिरेक में किया गया। तीसरी चीज, कुछ ऐसी परिस्थितियां तो उन मरीजों के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, जैसे डायबिटीज है जो आपकी लड़ने की सामर्थ्य को कम कर देती है। तो ये चीजें, या कोई इम्यूनो डिफिशियंसी की स्टेट आपको हो, और इसमें किसी भी एक कारण को जिम्मेदार मानना ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं और फंगस को ग्रो करने के लिए जो वातावरण चाहिए उसमें नमी चाहिए और गर्मी चाहिए। यदि दो चीजें मिलेंगी तो फंगस की ग्रोथ का ये समर्थन करते हैं। तो जो बचाव की चीज का प्रश्न आपने पूछा है, तो हमें करना यही है कि ऐसे मरीज को जिसकी इम्यूनिटी कम हो रही हो, नंबर एक, उसके पास में बहुत गर्मी इकट्ठा ना होने दें। यानी अगर हमारे पास कोई शीत प्रवाही उपकरण है तो हम उनका समुचित सदुपयोग करें। नंबर दो, नमी को इकट्ठा ना होने दें, यानी कि कूलर का प्रयोग इस सीजन में इस तरह की चीज के लिए बढ़ाने वाला सहायक होगा। हम और तरीकों से ठंडक पैदा करें लेकिन कूलर का प्रयोग न करें, क्योंकि उससे नमी भी बढ़ती है, पानी का उपयोग होता है। फिर व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है उसको कम करने वाली चीजों का प्रयोग ना करें। ये वायरल डिजीज है कोविड, जिसमें केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो वायरल डिजीजेस को एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं करते। एंटीबायोटिक वो दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया के समूल निस्तारण के लिए या नाश के लिए प्रायोजित है। तो वायरल बीमारी में इनका प्रयोग बिना किसी समुचित कारण के इन्फेक्ट समस्या को और जटिल बनाएगा। और जो सब्स्टिट्यूट संक्रमण है, यानी प्रतिस्थापन करने वाले संक्रमण हैं, जिसमें फंगस का संक्रमण भी एक है, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। फिर स्टेरॉइड का प्रयोग अच्छा है, स्टेरॉइड जान बचाने वाला है। दर हकीकत स्टेरॉइड ने जितनी जानें बचाई हैं उससे ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस नहीं हो गया है। और अगर स्टेरॉइड नहीं होता तो जितनी संख्या लोगों की मृत्यु की है इसका 10 गुना ज्यादा होती। तो मैं स्टेरॉइड के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने को बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन उसके जुडिशियस इस्तेमाल की मांग जरूर कर रहा हूं कि केवल तब दिया जाए जब परिस्थितियां ऐसी हो गई हों कि वो मैच्योर हो कि उनके लिए स्टेरॉइड लेना है। यानी इसको किसी डॉक्टर की देखरेख में विवेकपूर्ण ढंग से इसका निर्णय करना पड़ेगा। नंबर 3, डायबिटीज, मैंने उसका जिक्र किया। तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसके शुगर का पर्याप्त अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कर सकते कि बस हम कोई गोली खा लेते हैं और उतने से पर्याप्त हो गया मामला। हमें ये भी देखना होगा आगे बढ़ के कि हमारे में ब्लड शुगर के स्तर को वो पूरी तरह से नियंत्रित कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। फिर एक और कारण जो उसके लिए जिम्मेदार सोचा जा रहा है वो जिंक का अतिरेक है, उसका अतिरिक्त प्रयोग है। जिंक केवल 20 मिलीग्राम प्रतिदिन हमारी बीमारी की स्थितियों में जिंक डिफिशिएंट लोगों के लिए भी काफी है। तो जो सरकारी अस्पतालों में 50 मिलीग्राम की क्योंकि टैबलेट उपलब्ध थी या कहीं कैप्सूल उपलब्ध था, तो 50 मिलीग्राम व्यक्तियों को दिया जा रहा था, या 50 मिलीग्राम सुबह और शाम दोनों टाइम खिलाया जा रहा था। इसके प्रति भी शक की सुई घूम रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंक के अतिरेक का ये दुष्परिणाम हो जो हमारे सामने आया है। फिर एक और चीज है, कोविड के मरीजों में ये देखा जा रहा है कि उनका सीरम फेरेटिन बढ़ जाता, जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। फेरेटिन बढ़ना इस बात का परिचायक है कि उसका आयरन का स्तर बढ़ रहा है खून में, और आयरन जो है इस फंगस की ग्रोथ में सहायक है जी। इसलिए आयरन, वो जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं, ये तभी बनते हैं जब हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, यानी प्रदाह की स्थितियां बनती हैं। तो प्रदाह को तत्काल पता लगाया जाए और नियंत्रित किया जाए। फिर मैंने अभी आपसे कहा कि जहां नमी ज्यादा होगी वहां फंगस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो अगर आप एक ही मास्क को कई कई दिन तक इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी सांस जो नमी निकल रही है आपके शरीर से, उसके कारण जो आपका मास्क है वो स्वयं संवाहन करने लगेगा इस फंगस के स्पोर्स को। तो जो ये समस्या है और इसके तमाम उपापचय हैं, अंग प्रत्यंग हैं, इन्हीं में इसके बचाव के तौर तरीके भी सब छुपे हुए हैं। चलिए डॉक्टर राज तिलक जी, आपने बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया बातें बताई। मुझे लग रहा है कि दर्शकों को निश्चित तौर पर इसका फायदा जरूर होगा। इस बीच डॉक्टर कृष्णा दत्त जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप मनोचिकित्सक हैं, KGMU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कृष्णा दत्त जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की OPD में। डॉक्टर कृष्णा दत्त जी, एक मनोचिकित्सक होने के नाते मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इस समय जो इफेक्ट्स हो रहे हैं लोगों के ऊपर, खासतौर से जो कोविड के फेस में लोगों ने जिन परिस्थितियों को देखा या फिर उससे उबरने के भी बाद भी साइकोलॉजिकल बहुत तरीके की जो परेशानियां हैं लोग वो महसूस कर रहे हैं। इस मौसम में, इस दौर के अंदर, इस महामारी के इस दौर के अंदर लोग क्या करें, कैसे अपने आप को फिट रखें मानसिक तौर पर भी, अगर आप बता पाएं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह की कोई भी समस्या जब आती है तो इंसान का मन सोचना शुरू कर देता है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी समस्या जो वैश्विक है उसे पर्सनल न बनाया जाए, व्यक्तिगत न बनाया जाए। एनी प्रॉब्लम विच इज यूनिवर्सल, नेवर मेक इट पर्सनल। क्योंकि अगर आप पर्सनल बनाएंगे तो आपकी पीड़ा बढ़ेगी, और जब ये सोचेंगे ये तो सर्वांगीण है, सबकी व्यवस्था है, सार्वभौमिक है, तो फिर आपकी पीड़ा ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी ऐसी विषम परिस्थिति में जब आप ये विचार कर लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है, हमारा रोल क्या है, तत्क्षण आपका तनाव, दुश्चिंता खत्म होने लगता है। और जब तक आप सिर्फ सोचते रहते हैं तब तक आप अपना भय, डर, एंजाइटी, फियर बढ़ाते रहते हैं। तो रोल ये करना है कि किसी भी परिस्थिति में जो हमारा रोल है उसको हम तलाशें कि हम कर क्या सकते हैं, और जो कर सकते हैं उस काम में लग जाएं। फौरन ही आपका डर, भय समाप्त होने लगता है। लेकिन डॉक्टर कृष्णा दत्त जी, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो लोग ये समझना चाहते हैं, और खासतौर से वो लोग जो कि ऐसे पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि शायद साइकोलॉजिकल तौर पर भी हो सकता है कि इनको किसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा हो। लेकिन कुछ बेसिक चीजें आप अगर बता सकें कि लोग कैसे समझें कि अब ये जरूरत है कि उनको एक मनोचिकित्सक की भी सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि लोग डॉक्टर्स के पास तो तुरंत चले जाएंगे या फिर मुझे सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, उसकी दवा ले लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली वो कितना इफेक्ट हो रहे हैं ये समझने में बहुत टाइम लगता है लोगों को। किन बातों का ख्याल रखें, कैसे हमको ये समझ में आए कि हमको जरूरत है कि हम एक मनोचिकित्सक से सलाह ले जा करके। डॉक्टर कृष्णा दत्त जी। जी, दरअसल जब मन खराब हो और इस तरह के लक्षण आने लगे कि थोड़ा हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो इसमें अगर वो किसी काउंसलर की सलाह लेंगे तो आसानी से इससे उबर पाएंगे। कुछ मोटे संकेत उनको सीधे दिए जा सकते हैं। वो ये है कि मन में ये धारणा बनानी होती है कि देखिए कब कहाँ किसका जन्म होता है और कब कहाँ किसके जीवन का अंत होता है, ये कोई तय कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो अंदर उस बात को फेस करना होता है कि जो होना होगा वो होगा, और मुझे अपना कार्य करना है, अपनी ड्यूटी करनी है। क्योंकि अगर ये धारणा न रखी जाए तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि चिकित्सक लोग और मेडिकल स्टाफ वो इन कंडीशंस में कैसे काम कर रहा होगा। तो वो इसी तरीके से काम हो पाता है जब व्यक्ति उस बात को फेस करता है कि परिस्थिति तो ये है, लेकिन फिर भी सामान्य सुरक्षा लेते हुए हमें अपना रोल करना है। अब सामान्य सुरक्षा की बात कही जाए तो भाई मास्क लगाना है, हैंड ग्लोव्स पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, समय समय पे सैनिटाइज करना है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई लगातार सोच रहा है कि हमें भी प्रभाव न पड़ जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, तो इसका कोई अंत नहीं है। मन इतना अधिक सोच सकता है कि उसका कोई अंत है ही नहीं। जी। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे जाना होता है कि अब मैंने सामान्य सुरक्षा बरत ली, ध्यान रख लिया, अब जो होना होगा होगा, आई एम रेडी टू फेस। इस मोड पे हर व्यक्ति को आना होता है। मैं इसमें अपना व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी श्रीमती जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, KGMU में भर्ती हुई,
जी। और मैंने अपने से यही कहा कि स्थिति गंभीर है, लेकिन इनका भी ध्यान रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। तो अपने को फेस करते हुए अपने से कहा कि भाई ठीक है, अगर परम सत्ता की यही इच्छा है, हम दोनों को बुलाना चाहता है तो हम दोनों आ रहे हैं। और मुस्कुराते हुए अपने को वॉलंटियर किया और 2 हफ्ते उनकी सेवा की। ईश्वर की कृपा से सब वो ठीक हो गई, वापस घर आ गई। तो कहीं ना कहीं इस बात को फेस करना है, बिना इसको स्वीकारे जब तक हम खाली चिंता करते रहेंगे तो चिंतन बढ़ाएंगे, चिंता बढ़ेगी। और जब उसको फेस करेंगे कि ये स्थिति तो है, ये विषम परिस्थिति तो है, लेकिन हमारे पास अपना रोल करने के अलावा और कभी कुछ जीवन में होता ही नहीं। डॉक्टर कृष्णदत्त जी, मुझे लग रहा है बहुत बिल्कुल बहुत अच्छी काउंसलिंग आपने की है। मुझे लग रहा है कि वो लोग जो इस समय इस दौर से गुजर रहे हैं या जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल उनके साथ क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद उनको आज उस बात का भी जवाब यहाँ से मिल रहा होगा। डॉक्टर सलाह तो उनको मिलती ही रहती है। डॉक्टर राज तिलक जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये कहा कि डॉक्टर के परामर्श से या फिर बहुत सारी चीज़ों का हमको विशेष ख्याल रखना, खासतौर से स्पेसिफिकली आप म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बता रहे थे। वजह फिर इनके पीछे क्या रही है? क्योंकि ज़्यादातर या तो जिनको स्टेरॉइड्स दिया गया या फिर वो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, उनके अंदर अब ये ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिले हैं। वो सब तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो उनका हो रहा था वो भी डॉक्टर्स के परामर्श के ही आधार पर हुआ है। क्या ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि कोरोना से निपटने की जद्दोजहद के बीच में इन चीज़ों को कहीं निगलेक्ट किया गया है या उतना विशेष ख्याल नहीं रखा गया इन सारी दवाओं को देते समय, इस वजह से भी ये स्थितियां ज़्यादा देखने को मिल रही हैं? वरना क्या कारण है कि अचानक से ब्लैक फंगस के मामले इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं देश के अंदर? डॉक्टर राज तिलक जी। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। देखिए, एलोपैथी की विशेषता यह है कि हम अपने कोलंबस को कभी मरने नहीं देते। तो कोरोना हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति नहीं देखा था जिसका सामना हमने पहले कभी नहीं किया था, जिसका कोई उपाय हमारे पास नहीं था कि क्या करें। तो जो इससे मिलती जुलती पूर्ववर्ती परिस्थितियां थीं, उनमें जो कुछ भी हमने किया था और जो दवाइयां यूज की थी, हमने उस समुद्र में अपने कोलंबस को उतार दिया कि शायद कोई इसमें लग जाए। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो आपने नेग्लेक्ट कहा, नेग्लेक्ट के लिए हमें जानना जरूरी है कि हमें करना क्या था, और यदि वो हम ना करें तो नेग्लेक्ट। लेकिन जब हमें पता ही ना हो कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना है जी, तो ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर है कि गलती करो और गलती से सीखो। मनुष्य के सीखने की सारी प्रक्रिया इसी के इर्द गिर्द ही घूमती रही है कि बच्चा जिंदगी में ढेर सी गलतियां करता है, उन्हीं गलतियों से सीखता है और तब हम कुछ सीख पाते हैं। अगर कोलंबस ये गलती न करता तो शायद वास्को गामा हिंदुस्तान पाता। तो पहली बात तो यह है जो मैं प्रतिवाद करता हूं कि मैं उसे नेग्लेक्ट नहीं कहूंगा। दूसरी चीज, दवाइयां प्रयोग हुई, कभी ज्यादा भी हुई, कभी पहले भी, कभी देर तक भी चली, और उनका क्या हो सकता है कि म्यूकरमाइकोसिस हो, लेकिन अभी तक किसी शोध के जरिए से ऐसा निश्चित स्थापित नहीं हुआ है कि ये किसी चिकित्सकीय इंटरवेंशन की वजह से है। कुछ ऐसी स्थितियां आकार जरूर ले रही हैं, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन हम किसी ठोस निर्णय पे पहुंच गए हों ऐसा कतई नहीं है। फिर हमको ये भी देखना होगा कि अगर ये न किया जाता तो किया क्या जाता जी। एक चीज जरूर हमारे पिछले वर्णन में रह गई थी कि ये ऑक्सीजन के लिए हम अगर ऑक्सीजन सूखी किसी व्यक्ति को देने लगे तो उसकी सांस की नली भी सूख जाएगी, पार्चमेंट लाइक हो जाएगी, जगह जगह से जैसे होंठ फट जाते हैं जाड़े में, ऐसे फट जाएगी। तो उसे बचाने के लिए जब कभी हम ऑक्सीजन व्यक्ति को देते हैं जिसको आवश्यकता होती है, तो उसे पहले पानी से गुजारा जाता है, फिर वो ऑक्सीजन उस व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है। इतना ज्यादा काम का लोड हो गया कि वो लोग जो इंटेंसिव केयर में दक्ष नहीं थे उनको भी इस काम में लगाना पड़ा। सारी जो हमारा तंत्र है वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। तो जो पानी इस्तेमाल हम करते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए जी, या नॉर्मल सलाइन होना चाहिए।
बहुत बार के लिए नल का पानी इस्तेमाल हुआ, बहुत बार ऑक्सीजन की कमी को किसी ढंग से पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ। मुझे लगता है इन दो कारणों से भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई होंगी जिनसे ये संभावित है, लेकिन फिर निश्चित रूप से इन्हें दोषी मान लेना शायद ठीक न होना होगा। इंतजार करें और देखें, विज्ञान अपने काम से लगा हुआ है, आज नहीं तो कल हमें इसका निश्चित नतीजा सामने आएगा। अब डॉक्टर राजतिलक जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है, चूंकि बहुत सारे सिम्टम्स जो कि लगातार आप लोग बता रहे हैं, हम लोग भी उस पर डेली चर्चा करते हैं, लेकिन खासतौर से ग्रामीण परिवेश की अगर मैं बात करूं और जिसमें जो सबसे ज़्यादा संक्रमण की जद में आ सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया बार बार कि जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है वो इसकी जद में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, और संभावना इस बात की है कि अगर वो कोविड से रिकवर हुए हैं तो और ज़्यादा संभावनाएं इसकी बढ़ती हैं। ग्रामीण परिवेश के अंदर जहां इतनी अवेयरनेस नहीं है या फिर जहां पर लोग अपनी शुगर को लेकर के उतना कंसर्न नहीं है, क्या वहां पर ये एक बड़ा चैलेंज है और इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि वहां से ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं बनिस्बत इसके कि अगर हम कंपेयर करें शहरी परिक्षेत्र में जहां लोग थोड़ा सा इन बातों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं? क्या उस दौर में या उस जगह पर आपको लगता है कि एक बड़ा चैलेंज है डॉक्टर राजतिलक जी? सर, मामला उससे भी कहीं गहरा है। गांव वाले जब बीमार होते हैं तो उनके पास चिकित्सकीय सुविधाएं क्या हैं? क्या हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर वेल इक्विप्ड हैं? क्या उनके अंदर जो मैन पावर है या मैनिंग है वो समुचित है? गांव दर हकीकत आप तहसीलों को अगर देखें तो ये नीम हकीम खतराए जान के सुपुर्द हैं, और अगर गलतियां चिकित्सक कर रहे हैं तो जो उनकी ये प्रतिछाया बने हुए उनका कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बैठे हुए, जो उनकी फोटो कॉपी बना रहे हैं, जिनका आकलन सही नहीं है, तो वो भी सही ढंग से ये काम कर रहे होंगे, वो संभव नहीं। लेकिन एक चीज जरूर देखी जा रही है कि मैं यहाँ पे उसको भी स्पष्ट कर दूं कि लगभग 20% मरीज जो कोविड के बाद में पाए गए हैं जिन्हें म्यूकरमाइकोसिस हो गया है, उनको डायबिटीज है ही नहीं जी। ऐसे भी कम से कम 15-20% मरीज हैं जिनको कभी ऑक्सीजन लगी ही नहीं और उनको भी म्यूकरमाइकोसिस है। तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि एकमात्र चीज डायबिटीज की उपस्थिति है कि अगर डायबिटीज के मरीज को कोविड हो गया तो उसमें म्यूकरमाइकोसिस निश्चित है, या ऑक्सीजन उसने ली तो उसको म्यूकरमाइकोसिस निश्चित है। ये बहुत सारे कारणों के बीच में से हमें इस गुत्थी को सुलझाना होगा और फिर निश्चित करना होगा। बस दो चीजें निश्चित हैं। नंबर एक कि व्यक्ति की इम्यूनिटी, जो मरीज है उसकी इम्यूनिटी किसी भी तरीके से कम हुई, वन, और दूसरा फंगस को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला। और इन दो चीजों को पैदा करने वाले ढेर से कारण दोनों तरफ हो सकते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर राजतिलक जी, मैं ये और थोड़ा सा इसमें फिर समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि कई पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जिनको ना तो डायबिटिक थी ना ही इस तरीके की कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे कई पेशेंट मुझे भी जानकारी है जिनको कोविड भी नहीं हुआ, जिनको ऑक्सीजन भी नहीं लगी, वो भी म्यूकरमाइकोसिस का शिकार हो रहे हैं। पहले से ही अगर ये बीमारी मौजूद है तो इस समय ऐसा क्या एनवायरनमेंट मिल गया कि ये बीमारी अचानक से बढ़ती हुई दिख रही है? इस समय कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं क्या जो आपको लग रहा है जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है, या इसके लिए हम लोग इंतजार करें कि वो स्टडीज आ जाएं, या वो जो आप बता रहे हैं कि अभी हो सकता है आने वाले भविष्य में पता चले कि एग्जैक्ट कारण क्या है? ये क्यों हो रहा है? ऐसे लोग जो कि ना कभी इनको कोविड हुआ, ना उनको ऑक्सीजन लगी, ना उनको किसी प्रकार की कोई दवाई दी गई, क्यों वो म्यूकरमाइकोसिस के जद में जाते हुए दिख रहे हैं फिर डॉक्टर राजतिलक जी? मैं 2-3 चीजें यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली चीज ये कि म्यूकरमाइकोसिस कोई एक फंगस नहीं है, ये फंगस के तमाम जातियों प्रजातियों का समूह है। दूसरी बात ये कि म्यूकरमाइकोसिस, जैसा आपने कहा और बिल्कुल ठीक कहा, कि पहली बार नहीं हुआ है कोविड के आने के पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले इसका होने का जो अनुपात था वो बहुत कम था, अब बढ़ गया है। तीसरी चीज जो प्रायः लोग गलती कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे गलती कर रहे हैं कि इसको ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस नाम का जो फंगस है या इसके जो उसके परिवार के सदस्य हैं, जो जातियां प्रजातियां हैं, वो काले रंग की होती ही नहीं है।
दर हकीकत इसके संक्रमण के बाद में जो टिश्यूज मर जाते हैं, टेक्निकली हम उसको कहते हैं उसमें नेक्रोसिस हो गई है। ये नेक्रोज्ड टिश्यू है जो काले रंग का हो जाता है और इसलिए ये प्रचलित हो गया है कि ब्लैक फंगस है। दर हकीकत कोई भी टिश्यू किसी भी कारण से अगर नेक्रोज्ड होगा, मर जाएगा, तो वो काला पड़ ही जाएगा। अच्छा, अब आपने प्रश्न ये किया कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस है बेसिकली अब क्यों बढ़ गया है। देखिए, अब जो भी मैंने कारण बताए, पहली बात एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और बहुत बार हायर एंटीबायोटिक्स, इनका प्रयोग जितना ज्यादा इस दौर में हुआ है कोविड में, मुझे नहीं लगता इसके पहले कभी एक मुश्त इतना हुआ होगा। स्टेरॉइड से जब उम्मीद की किरण दिखाई दी तो ऐसे लगा जैसे जेल का दरवाजा खुले और कैदी बेतहाशा बाहर भागने लगे। इस तरह से बेलगाम स्टेरॉइड का प्रयोग लोगों ने शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि स्टेरॉइड का प्रयोग अगर नहीं होगा तो जान चली जाएगी और ये जान बचेगी तो सिर्फ स्टेरॉइड से। उसमें संतुलन खो गया। मैं फिर कहूंगा, मैं स्टेरॉइड के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसका इस्तेमाल सही व्यक्ति की देखरेख में हो और उसका संतुलन बना के रखा जाए, ये जरूरी था। फिर तमाम हमारी मैन पावर कम हो गई और अप्रशिक्षित लोगों को उन कामों में लगाना पड़ा जो इंटेंसिव केयर के लोगों के डोमेन थे। नीम हकीम, खतराए जान, बेयर फुटेड डॉक्टर्स को एकदम से रोजगार मिल गया गांव देहात और इंटीरियर में, और वो उन तमाम चीजों की भी नकल करने लगे जो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे एलोपैथी के चिकित्सक अपना कोलंबस भेज के कर रहे थे। हमने दवाइयां शुरू की, उन पे रिसर्च करी, और जब देखा कि ये काम नहीं कर रही है तो आप ऐसी ढेर सी दवाइयां देखेंगे जो इस शोध के बाद में हटा ली गई कि हमको इनसे जो उम्मीद थी वो नहीं मिली, तो अब हम इनको आगे प्रयोग नहीं करेंगे। और धीरे 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 हमने शॉर्ट लिस्ट करते हुए जो सबसे ज्यादा उपयोगी था उसको संरक्षित करने का, और जो उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ उसको हटाने के लिए जन चेतना और मेडिकल साइंस की चेतना पैदा करने का पूरा प्रयास किया है। ट्रायल एंड एरर से चीजें ढूंढना। अगर आप अंधेरी गुफा में फंस जाएं, रास्ता पता ना हो, सिवा इसके कि आप इधर कोशिश करो, उधर कोशिश करो, उधर कोशिश करो, और इसी कोशिश में आपको सही रास्ता मिल जाए, और क्या किया जा सकता है। शायद ये सारी परिस्थितियां एक साथ कोविड के बुंद पे इतनी संग्रहित हो गई कि म्यूकरमाइकोसिस उसके दुष्प्रभाव की तरह भी एकदम से इकट्ठा हो गया। डॉक्टर कृष्णा दत्त जी, मैं एक चीज़ और आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा, एक मनोचिकित्सक होने के नाते इसको थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैंने भी सुने हैं, आपके भी जहन में होंगे। कुछ पेशेंट्स ऐसे जो कि पहले बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, बहुत क्रिटिकल उनको प्रॉब्लम्स हुआ करती थी पहले, लेकिन उनको कोविड हुआ और वो अपनी विल पावर या फिर अपने अंदर उन्होंने इस तरीके से अपने आप को ढाला कि वो इन परिस्थितियों से बाहर निकल आए, कोविड से वो रिकवर हो गए। कितना ज़रूरी है अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत रखना, और इसको कैसे लोग कर सकते हैं, इसको रेगुलर प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत जल्दी पैनिक होते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप और क्या बता सकते हैं इन एग्जाम्पल्स के साथ, डॉक्टर कृष्णा दत्त जी? जी, ये शायद आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल किया है। दरअसल अचानक किसी परिस्थिति आने पे बहुत सारे परिवर्तन आप अंदर से नहीं कर सकते तुरंत। ये एक ऑनगोइंग फिनोमेना है, और जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है कि 5 कारक होते हैं किसी भी कार्य में सफल होने के लिए। 4 कारक हमेशा आपके पास हैं: कर्ता, कर्म, करण, चेष्टा। यानी आप ठीक से कार्य कर रहे हैं, पूरी अपनी शिद्दत से काम में लगे हुए हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। ये सारे चारों कारक आपके फेवर में हमेशा हैं। लेकिन जो 5वां कारक है दैव फैक्टर, कि क्या होगा ये आप कभी तय नहीं कर सकते। तो जो आपने सवाल किया उसको अगर संक्षेप में कहा जाए तो हमेशा ये ध्यान में रखना है इंसान को कि सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट करें, स्वीकारें, चाहे जैसी परिस्थिति हो उसको स्वीकारें। साधारणतया मन स्वीकारता नहीं है और उसको लगता है ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे।
तो पहले स्वीकारना है कि ये तो हो गया। दूसरा स्टेप होता है राइट एटीट्यूड, कि हम सही दृष्टिकोण बनाए रखें, और वो सही दृष्टिकोण ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। और फिर तीसरी बात आती है कि हमारा रोल क्या है, हम कर क्या सकते हैं। तो एक तरह से याद रखने के लिए 3A है, 3A है। पहला A है एक्सेप्टेंस, दूसरा ये है एटीट्यूड, शुड रिमेन पॉजिटिव, और तीसरा A है अटेम्प्ट। फिर आप कार्य में संलग्न हो जाएं। तो बहुत संभावना है कि जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो हमेशा सुखद होगा, सकारात्मक ही होगा। क्योंकि जब आप धनात्मक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो प्रकृति भी आपको सहयोग करती है, आपके अनुरूप जाती है। और जब निषेधात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, पहले से ही आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो फिर उसका परिणाम सुखद कैसे आएगा। क्योंकि जो जीवैषणा है, जीवन जीने की इच्छा जितना तीव्र होगी, ये देखने में आया, उनकी रिकवरी उसी अनुपात में ज्यादा हुई। लेकिन डॉक्टर कृष्णदत्त जी, ये कैसे होता है? क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने भी कहीं पढ़ी हैं, या कुछ इस तरीके के लेख भी मैंने पढ़े हैं, मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं कि उसके अंदर तथ्यात्मक सच्चाई कितनी है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से हम जैसा सोचना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। अगर हमने पॉजिटिव सोचा कि नहीं, हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, हम इससे बाहर निकल सकते हैं, तो हमारी बॉडी भी दरअसल उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू करती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि लोग ऐसी चीज़ों से बाहर निकल आते हैं। क्या इसमें तथ्यात्मक सच्चाई है? लोगों को इस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, डॉक्टर कृष्णदत्त जी? जी, दरअसल आपने बिल्कुल कंक्लूड कर दिया बात को। वही असली बात है कि हमें अपनी दिनचर्या में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे रोज 5-10 मिनट अपने को दीजिए, शांत बैठने का अभ्यास करिए। दूसरी बात है कि एक रिलैक्स्ड लाइफ स्टाइल रखें, हमेशा आपाधापी में न फंसे रहें। जीवन मूल्य आपके स्पष्ट हो। अगर सब कुछ पाना चाहते हो, बहुत जल्दी पाना चाहते हो, तो तनाव में ही रहोगे। और आखिरी बात है कि प्रकृति के संपर्क में रहें, नेचर से प्रॉक्सिमिटी, नेचर से अपना संपर्क बनाए रखें। तो जो जीवन से मूल जुड़ी हुई चीजें हैं उनको समझें, और ये अभ्यास जीवन में सतत बनाए रखें, तब उचित समय पे इसका लाभ मिलेगा आपको। अचानक परिस्थिति आने पे आप अपने को तैयार कर लेंगे, ये संभव नहीं होता। डॉक्टर कृष्णदत्त हमेशा ही जीवन में करते रहना जी चाहिए। जी। डॉक्टर कृष्णदत्त जी, एक दर्शक हैं लखनऊ से हमारे साथ, विकास, वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कोविड से तो पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूं, लेकिन मेरा अभी भी किसी काम में मन नहीं लगता है। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि जैसे मुझे इस जीवन से अब विरक्ति सी हो रही है। क्या मुझे किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेने की आवश्यकता है? मुझे लग रहा है कि मैं इन चीजों का शिकार हो रहा हूं, मुझे क्या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? डॉक्टर कृष्णदत्त जी, इनकी शंका का समाधान करें। जी, अगर ये इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपकी नींद वगैरह डिस्टर्ब हो गई है और सामान्य जीवन में कठिनाई हो रही है, तो शायद संपर्क करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको 3 सुझाव देता हूं, उनका अनुपालन करें और धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। पहली ये कि छोटे छोटे कार्य जरूर करें, बहुत ज़्यादा दिनचर्या आपकी खाली न हो, दिनचर्या बहुत रिक्त न हो, थोड़ा सा छोटे छोटे कामों में संलग्न रहें। दूसरी बात है कि जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, उससे आप अपने भाव विचार साझा करिए, उससे शेयरिंग करें, उसके संपर्क में रहें। अगर वो व्यक्ति दूर है तो टेलीफोन से उसके संपर्क में रहें, क्योंकि इससे मानसिक स्थिति बदलती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक्ट आपके दिल के करीब है, क्रिएटिव हॉबी, कोई एक्टिव हॉबी, उसमें संलग्न रहें। हो सकता है गाना गाने में किसी की रुचि हो सकता है नृत्य में किसी की रुचि हो, और अगर ऐसी कलात्मक रुचि कोई नहीं है तो छोटे बच्चों के साथ नित्य थोड़ी देर खेलें। और आप देखें कि अगर इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे रिकवरी बहुत तेजी से होने लगेगी।
बिल्कुल डॉक्टर राज तिलक जी, एक दर्शक आपसे भी ये जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं कोविड से एक रिकवर्ड पेशेंट हूं, और चूंकि अभी आपने पहले इस बात को कहा कि बहुत सारी जो दवाइयां हैं इनका सेवन करने की वजह से भी हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा हो, क्या मैं ब्लैक फंगस की जद में या फिर म्यूकर माइकोसिस की जद में आ सकता हूँ? मुझे भी ख्याल रखना है अपना, या उन बातों का ख्याल रखना है जो डॉक्टर इस समय बता रहे हैं? डॉक्टर राज तिलक जी ये देखिए, जब आंधी चली जाती है तो दरहकीकत आंधी जाती नहीं है, उसके बाद घर में धूल पड़ी रहती है, और सड़क पे एक पेड़ गिर गया था वो अभी उठा नहीं है, और गाड़ी पलट गई थी वो भी वैसे ही पड़ी हुई है। तो आंधी जाने के जो सारे प्रभाव हैं वो हम तब तक नहीं मान सकते कि आंधी चली गई है जब तक हर चीज जो उसकी वजह से हुई थी वो अपनी जगह वापस नहीं आ जाती। कोरोना के बाद में ये एक मेजर हीवल है जो हमारे शरीर में होता है, उथल पुथल, अहोपास, ये सारी स्थितियां पैदा होती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर लगभग 3 महीने का समय व्यक्ति को लगता है कि जब उसका शरीर पूरी तरह से फिर पूरी पुरानी स्थिति में वापस जा पाएगा। और म्यूकर माइकोसिस तो इसके केसेस ठीक होके घर आने वाले मरीजों में 4 से 6 हफ्ते बाद होते हुए भी देखे गए हैं। तो ये कहना कि आगे कुछ नहीं होगा, कमजोरी कम से कम 4-4, 6-6 हफ्ते तक बनी रहती है लोगों को। तो अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं तो बेहतर होगा आप फॉलो अप क्लिनिक, सब जगह जगह खुल गई हैं पोस्ट कोविड केयर की फॉलो अप क्लिनिक, जहां पे जा करके चिकित्सक से सलाह करके कि भाई इनके क्या लक्षण हैं, उसके अनुरूप जो कोई भी चीज करनी होगी वो बताएंगे इनको कि ये करें। और कुछ मल्टीविटामिन, कुछ टॉनिक और सकारात्मक दृष्टिकोण, डॉक्टर कृष्णा ने बहुत बढ़िया कहा कि उस तरह की चीजें जो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से सतर्क रखें, जीवन को स्वीकार करें, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, जिनके साथ आप घनिष्ठता महसूस करते हैं उनके साथ अपने अनुभवों का साझा जरूर करिए, और छोटे बच्चों के साथ कुछ देर नृत्य करिए, घूमिए, प्रकृति के साथ समायोजन करिए, तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए। लेकिन सवाल सिर्फ मानसिक स्वस्थ रहने से मानसिक स्वस्थ रहने का ही नहीं है। अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा तो मैं अपनी श्रेणी में आता हूं, तो आपका शरीर भी उस स्वास्थ्य और उसके लक्षणों को महसूस कर पाएगा। आप प्रफुल्लित होंगे, आपका रोम रोम धन्य होगा, तो आपके अंदर वो नृत्य की प्रेरणा खुद जागेगी। और उल्टा भी है, यदि आप नृत्य करें, गाना गाएं, संगीत में खो जाएं, प्रकृति के संपर्क में रहें, तो आपका मन भी प्रफुल्लित रहता है। तो मन से तन और तन से मन के बीच में तो डॉक्टर राज तिलक जी, इसी में मैं अपना सवाल वो फिर से दोहरा देता हूं, क्या वाकई में ये ऐसा होता है? एक डॉक्टर होने के नाते आप इस बात को बता सकते हैं कि अगर हम जैसा सोचना शुरू करते हैं कि हमारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है और ये बहुत कारगर होता है? क्या मेडिकल टर्म्स में इसको आप लोग स्वीकार कर सकते हैं डॉक्टर राज तिलक जी? हमारे प्रोफेसर थे जो मुझे पढ़ाते थे, मैं खुद भी 63 साल का हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो उनकी मेज पर एक प्लेकार्ड रखा रहता था, योर कॉन्फिडेंस हेल्प मी यू फास्ट। यानी मैं आज से 40 साल पहले की भी स्थिति बता रहा हूं कि मरीज का कॉन्फिडेंस उसके ठीक होने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो हमारी मनस्थिति क्या है, हमारा चिकित्सक पे विश्वास कितना है, बीमारी के प्रति हमारा रुझान कैसा है, ये हमारे शरीर के जो नियंत्रणकारी केंद्र हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं, उनके स्रावों को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जो रसायन काम करते हैं ब्रेन में, जो डोपामिन, नॉरएफ्रिन, एंडोर्फिन हैं, उनके स्राव को क्रिएट करता है। और दोनों के बीच में एक साम्य हमेशा रहता है। शरीर के सकारात्मक होने से मन सकारात्मक रहता है। और आप उदाहरण से समझे, अगर हम दारू पिए तो हमारा, आप देखते हैं, दिमाग विचलित हो जाता है। यानी शरीर को अगर आप विचलित करें तो दिमाग विचलित होता है। ठीक इसी ढंग से यदि हमारे अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज आए तो ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि शरीर कहिए जीवित ही ना बचे उसके बाद। तो मन से शरीर की गति और शरीर से मन की गति, ये दोनों तरफ एक से दूसरे की तरफ हमेशा चलती रहती है।
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर राज तिलक जी आपने। मुझे लग रहा है दर्शकों को ये बात भी बहुत निश्चित तौर पे फायदा पहुंचाएगी। एक दर्शक सुल्तानपुर से इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजीत मिश्रा हैं। रंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? भाई साहब, मुझे ये जानकारी चाहिए कि 10 दिन पहले अभी चैनल पे दिखाया जा रहा था कि ये जो वैक्सीन लग रही है ये 45 दिन के अंदर दूसरी डोज लग जानी चाहिए। समस्त डॉक्टरों से विचार विमर्श हुआ था टीवी पे, चैनल पे, और अब ये वैक्सीन 84 दिन बाद लग रही है, तो क्या ये काम करेगी? चलिए मैं आपकी शंका का समाधान करवाता हूँ। डॉक्टर राज तिलक जी इनकी बात का जवाब दें। सर देखिए, प्रारंभ में जो शोध हुए थे उनसे ये देखा गया कि 2 टीकों के बीच में 1 से 1.5 महीने का अंतर रखना है, लेकिन फिर कुछ नए शोध आए जिनसे पता लगा कि अगर इस अंतर को हम बढ़ा दें तो जो इम्यूनिटी और इम्यूनो प्रोटेक्शन उससे पैदा होता है वो कई गुना ज्यादा होता है। तो इसलिए पहले जो 2 टीकों के बीच में अंतर केवल 4 हफ्ते का यानी 1 महीने का रखा गया था कोविशील्ड के लिए, उसे धीरे धीरे आप देखें तो 12 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया, जबकि इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम में उसे शुरू से ही 12 हफ्ते रखा गया, क्योंकि उनके यहाँ जो शोध हुआ था उसमें 12 हफ्ते के इंटरवल पे सुधार देखा गया था। तो 2 रिजीम्स दुनिया में चलती रही, 12 हफ्ते वाली और 4 हफ्ते वाली, लेकिन जब ये तय हुआ कि 12 हफ्ते की रिजीम श्रेष्ठकर है तो फिर सारी दुनिया उस पर शिफ्ट कर गई। और अब तो ये कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच में अंतर 16 हफ्ते का और कोवैक्सीन की 2 खुराकों के बीच का अंतर 6 से 8 हफ्ते का कर दिया गया। चलिए, मुझे लगता है कि रंजीत जी को उनकी शंका का समाधान हो गया होगा। डॉक्टर कृष्णदत्त जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है, खासतौर से बच्चों से रिलेटेड लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत लंबा समय हो गया है, बच्चे घर के अंदर हैं, फिजिकल एक्टिविटीज उस तरीके से हो नहीं पा रही क्योंकि उनको संक्रमण की जद से भी बचाना है, इसलिए घर के अंदर जो संभव है वो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे भी क्या साइकोलॉजिकल तौर पर इससे इफेक्टेड हो रहे हैं? क्या लग रहा है उनके ऊपर भी साइकोलॉजिकल इसका इंपैक्ट पड़ रहा है? और अगर ऐसा है तो बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए आप क्या बता सकते हैं और बच्चों को कैसे मानसिक तौर पर फिट रखा जा सकता है? ये पेरेंट्स का कंसर्न है। डॉक्टर कृष्णदत्त जी, अगर इसका समाधान आप कर सकें। जी जी जी, देखिए, प्रभाव तो बुजुर्ग हों, बड़े हों, बच्चे हों, सब पर पड़ता ही है, लेकिन इस समय एक मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी अच्छी परिस्थिति भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में हैं, बच्चों के पास समय होता था कई बार, तो बड़े लोगों के पास समय नहीं होता था। तो इस समय बच्चों को तनाव से दूर रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि उनके साथ खेलें, उनकी बातें सुनें और उनके साथ बच्चे होने का प्रयास करें। यानी जीवन से जो मूल जुड़ी हुई चीजें हैं, भागम भाग की जिंदगी में कई बार हम लोग दूर दूर रहते थे और बच्चों से सिर्फ इतनी ही बात होती थी कि होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट तैयार हो गया कि नहीं, यानी सिर्फ जरूरी सवाल जवाब होते थे। तो उनके पास बैठें, उनकी संगत करें, उनको सुने, उनके साथ खेलें और इसी के आधार पर उनका मानसिक स्वास्थ्य स्वतः बेहतर हो जाएगा। कोई और नियम कानून ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को स्वाभाविक जिंदगी जिए और उनके साथ आप भी शरीक हों, उनका भी मन बदलेगा और आपका भी मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। डॉक्टर कृष्णदत्त जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल एक दर्शक का, वो भी आपसे जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं योग करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, क्या अगर इसके बाद भी मेरा मन अशांत है तो मुझे क्या चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है या मुझे किसी दवाइयों की आवश्यकता है? वो ये आपसे जानना चाह रहे हैं डॉक्टर कृष्णदत्त जी। जी, इसमें मुझे 2 बातें कहनी है। पहली तो ये कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मैं योग करता हूं, या कई बार ये लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैं योग करता हूं, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। वो दरअसल योग को बड़े संक्षेप में ये लेते हैं कि कुछ आसन कोई कर रहा है तो वो योग कर रहा है। ये सच नहीं है। योग पूरी जीवन शैली है। तो योग की जीवन शैली अगर कोई अपनाए हुए है तो वो उसके मन में ये सवाल उपजना ही नहीं चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि उस जीवन शैली में जो चला गया है
वो बेहतर सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा ही। लेकिन जब हम योग को कुछ आसन के रूप में ले लेते हैं और आसनों को सीधे जोड़ देते हैं कि ये आसन करोगे तो ये बीमारी ठीक होगी, ये आसन करोगे तो ये अच्छा होगा, तो ये थोड़ा भ्रामक दृष्टिकोण है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब कोई बीमारी हो गई है तो उसका बाकायदे उपचार करना होगा। और योग एक पूरी जीवन शैली का नाम है, तो योग को समग्रता में समझ के वो जीवन शैली अपनाएं तो ये संदेह, ये संशय मन में आएगा ही नहीं। मेडिटेशन के बारे में भी कुछ बता सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन भी वो कर रहे हैं, साथ में ऐसा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर भी क्या मुझे मनोचिकित्सक की सलाह ले लेनी चाहिए क्योंकि मन अशांत है मेरा। हाँ, दरअसल मैं फिर थोड़ा उसी तरह की बात को दोहराऊंगा। मेडिटेशन शब्द तो अपना लिया जाता है, इससे ज्यादा आसान बात है कि आप शांत बैठें, अपने दोनों हाथ स्टमक पे रखें, धीमे धीमे लंबी सांस लें और धीमे धीमे छोड़ें। डायाफ्राम ब्रीदिंग यानी पेट वाली सांस लें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें, जाने दें। ये न सोचें कि मन शांत हो जाना चाहिए। जब हम आदर्शवादी बात कोई सोच लेते हैं तो प्रक्रिया को पूरी ही नहीं होने देते। विचारों को आने दें, जाने दें, आने दें, जाने दें, लेकिन रेगुलर अभ्यास 5-10 मिनट करें। अगर दिन में 3 बार सुबह, शाम और रात ऐसा करें, धीरे धीरे मन उनका शांत होने लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, धीरे धीरे शांत होता है। लेकिन ऐसी मान्यता न बनाएं कि मन निर्विचार हो जाएगा, पूरी तौर पे शांत हो जाएगा, कोई विचार नहीं आएंगे। ऐसी आदर्शवादी धारणाओं से बचें। लेकिन अगर रेगुलर अभ्यास करेंगे तो निश्चय करके परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर राज तिलक जी, खासतौर से वैक्सीन को लेकर के बहुत सवाल हैं और वैक्सीन को लेकर के एक बड़ा कॉमन सवाल आता है। हालांकि बार बार आप लोग कई बार इन विषयों को बता चुके हैं लगातार, लेकिन फिर भी ये सवाल दोहराए जाते हैं कि मैं वैक्सीन कौन सी लगवाऊं, कोविशील्ड लगवाऊं, कोवैक्सीन लगवा लूं या स्पुतनिक लगवा लूं, मॉडर्ना, फाइजर, तमाम तरीके की बातें हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए वैक्सीन कौन सी बेहतर रहेगी। वो इस बात पर फोकस नहीं है कि वैक्सीन उनको लग जाए। ऐसे दर्शकों के लिए आप क्या बता सकते हैं डॉक्टर राज तिलक जी? मेरा आग्रह ये है कि इस समय वैक्सीन के कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन बहुत कम है उसके मुकाबले। आपको वैक्सीन लग जाए यही बहुत बड़ी बात होगी। कौन सी वैक्सीन की भी नौबत आएगी, लेकिन उसके लिए शायद 1-2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो जो भी जिस व्यक्ति को मिल रही हो वो तत्काल उसे लगवा ले और उसका जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से लगवाए। लेकिन डॉक्टर राज तिलक जी, लोग ये भी इसके साथ में जानना चाहते हैं और खासतौर से बड़े जो क्रिटिकल बीमारी वाले लोग हैं वो खासतौर से बड़ा कंसर्न रहते हैं कि क्या मेरे लिए सेफ है कि मैं अपने आप को वैक्सीनेट करवाऊं, या ऐसे लोगों के लिए कुछ आप सलाह दे सकते हैं जिनको कोई गंभीर बीमारी है या किसी मेडिकेशन पर वो लगातार चल रहे हैं? डॉक्टर राज तिलक जी। सर, जब तक कोई स्पेसिफिक केस सामने नहीं हो तब तक फाइनल टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर ऐसी बहुत सी बीमारियां नहीं हैं जिसके अंदर आपको वैक्सीन लगाने से मना कर दिया जाए। इनफैक्ट जिन पुरानी परिस्थितियों में वैक्सीन मना था, यानी लैक्टेटिंग मदर को हम कहते थे वैक्सीन की अभी इजाजत नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कहते थे हम अभी वैक्सीन की इजाजत नहीं है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी जो दूसरी और अंतिम तिमाही है प्रेगनेंसी, उसमें वैक्सीन लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उस बच्चे को और उस माँ को दोनों को सुरक्षा मिलेगी। ये चीज अब प्रमाणित है और वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी गई। इसी ढंग से जो दूध पिलाने वाली माँ है वो भी टीकाकरण की अप्रत्याशिता की श्रेणी में शरीक हो गई है। जो HIV के मरीज हैं, यानी जिनको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या एड्स है, उन सबको ये वैक्सीन की इजाजत है। बस ये ध्यान रखना होगा कि जो किल्ड कैटेगरी की वैक्सीन है, और भारत में इस समय जो वैक्सीन हैं वो सब किल्ड कैटेगरी की ही हैं, तो चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, वो उसको दोनों दी जा सकती है। तो कोई ऐसी मेजर इशू कहीं नहीं है जिसके अंदर ये मना हो कि ये वैक्सीन नहीं दी जा सकती। सिर्फ एक चीज छोड़ के कि वैक्सीन के अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं, अगर आपको मेजर एलर्जी हुई है उन इंग्रेडिएंट से जब आपसे पहली बार किया था, तो फिर दूसरी डोज आप
उसकी नहीं लेंगे। दैट इज द ओनली कंट्राइंडिकेशन। डॉक्टर राज तिलक जी, चूंकि बहुत सारे इस तरीके के भ्रामक हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जानकारियां खासतौर से सोशल प्लेटफॉर्म पर भी हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और लोग उसकी वजह से उसको दूसरी तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं और लोग उस चीज़ को कहीं ना कहीं मानते हुए भी दिख रहे हैं, इसलिए वैक्सीन अपने आप को वैक्सीनेट करवाने से वो लोग भाग रहे हैं या बच रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कह सकते हैं और वैक्सीन उनके लिए सेफ है, उनको लगवाना चाहिए, कैसे उनको कन्विंस किया जाए? डॉक्टर राज तिलक जी। तो मैं इस वर्ड कॉम्प्लिकेशन से हटना चाहूंगा, मैं इसे साइड इफेक्ट कहूं तो बेहतर है। ये सवाल मुझसे बहुत पहले रोटरी क्लब ऑफ कानपुर की एक मीटिंग में पूछा गया था। मैंने कहा, उस समय मैं लड़का था, 20-22-23 साल का रहा हूँगा, शादी नई हुई थी। तो मैंने ये कहा कि जब बहुत सोच समझ के ढूंढ ढांड के हजारों बायोडेटा तो तस्वीरें देख के मैंने शादी की, तो सोच के तो ये करी थी कि सब चीज अच्छी ही अच्छी होगी और जो श्रेष्ठतम था उससे की थी। लेकिन शादी के चंद महीने गुजरे और साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता दुनिया में कोई चीज ऐसी है कि जिसमें सिर्फ अच्छे इफेक्ट होते हैं और साइड इफेक्ट ना होते हो। हम छत के नीचे बैठे हैं, बहुत बढ़िया है, धूप से भी बच रहे हैं और आंधी से भी बच रहे हैं, लेकिन भूकंप आ जाए तो यही छत खोपड़ी पे गिर पड़ती है और मौत का कारण बनती है। तो हेलमेट हम लगाते हैं कि हमारे सर का एक्सीडेंट नहीं हो, लेकिन फिर उससे सर पे एक भार ऐसी फीलिंग रहती है और वो जो खुलापन महसूस होता था वो नहीं होता। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, जहां लार्जर बेनिफिट्स हों और पॉजिटिव इफेक्ट्स हों, तो उसको स्वीकार करते हुए छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो टीके के साथ एक जमाने से हल्का सा बुखार, कुछ दर्द, टीके की जगह सूजन, कुछ लाली, इस किस्म के इफेक्ट्स आते ही रहे हैं और दरहकीकत इनकी मौजूदगी इस बात का संकेतांक होती है कि टीका सही जगह लगा है और अपना काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि टीके से किसी किस्म की कोई मेजर समस्या है या हुई है। जो छोटी मोटी समस्याएं, दर्द, बुखार, सूजन, कड़ापन, लाली, इस तरह की हुई हैं, वो सामान्य साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें स्वीकार करने ही होंगे। अगर किसी चीज के इफेक्ट्स होंगे तो साइड इफेक्ट्स भी होंगे, और या तो फिर कहिए उसके इफेक्ट्स ही ना हो, तभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो। डॉक्टर राज तिलक जी, आपने जो शादी वाला एग्जाम्पल दिया, मुझे लग रहा है कि लोगों को इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं मिल सकता और लोग कम से कम जो ये धारणा बना के बैठे थे, आज उनकी शंका का समाधान जरूर हो गया होगा। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, सुदीप साहू हमारे साथ जुड़े हैं। सुदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? बस मैं डॉक्टर साहब की बात का समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा कि सब कुछ तो बहुत अच्छा है और शादी भी हो गई है, लेकिन साइड इफेक्ट दिखने लगे। तो ये वाकई में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उदाहरण दिया है। और दूसरी बात यह है कि हमें ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है या ऑक्सीजन लगाने की जो विधियां हैं, उसके बारे में भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है क्षेत्र में। जैसे कि कोई मोहल्ला है, वहाँ कम से कम 20-25 लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन का डिवाइस है कैसे हम फिट करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको रेडी टू यूज बंदे मिल जाएंगे जो ऐसी इमरजेंसी में तुरंत काम आ जाएंगे, जो लगा देंगे। और मुझे तो लग रहा है भविष्य में कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शादी ब्याह में दहेज के रूप में न देना शुरू हो जाए। यही बात मुझे कहनी है। धन्यवाद। चलिए, दीपक साहू जी ने कुछ बात भी कही, साथ ही एक सवाल भी वो छोड़ गए हैं। राज तिलक जी, क्या आपको लगता है खासतौर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या घर के अंदर जो लोगों ने मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, क्या वहां पर आपको लगता है कि लोगों को बहुत ट्रेंड करने की आवश्यकता है या बिना किसी सलाह के या बिना किसी एक्सपर्ट के उन चीजों का इस्तेमाल ना किया जाए? डॉक्टर राज तिलक जी। सर, मैं एक कदम और आपसे आगे लेना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे और आज भी लोग पढ़ते हैं, तो जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन और स्क्वायर और दुनिया भर की चीजें पढ़ाई जाती हैं, है ना, लहसुन और अदरक सब, मुझे ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई जिंदगी में काम नहीं आती। और जो पढ़ाई काम आती है कि तार में कैसे प्लग बांधा जाए, घर का फ्यूज उड़ गया हो तो कैसे ठीक किया जाए, अगर आप घर में किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसको प्राइमरी हेल्थ केयर कैसे दिया जाए, लाइफ सपोर्ट कैसे किया जाए, इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया है, थर्मामीटर से बुखार नापने की प्रक्रिया है, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुझे लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए।
और अगर ये हुई होती तो आज हम इतने लाचार और बेचारे ना हो गए होते। इस बात का मैं समर्थन करूंगा कि जो इन्होंने कहा कि अगर मोहल्ले में कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाए तो ये ट्रेनिंग स्कूल से ही शुरू होनी चाहिए, मोहल्ले तक जरूर पहुंचनी चाहिए और प्रौढ़ शिक्षा का हिस्सा भी बननी चाहिए। बच्चों को मैं कृष्णकांत जी की तरफ से, दत्त जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि जो हमारे लाइफ स्किल्स हैं वो भी हमें सिखाए जाने चाहिए कि डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, अपने इमोशंस को हम कैसे हैंडल करें, अपने बारे में हम कैसे डिस्कवर करें और आकलन करें कि हमारा स्वाट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। हमें देखना चाहिए कि जो इंटरेक्शंस हैं हमारे वो किस किस्म के हों, कि हम कहीं पैसिव तो नहीं हुए जा रहे, हम बहुत एग्रेसिव तो नहीं हो रहे, हमारी बातचीत में असर्टिवनेस हो, लेकिन ना हम इस छोर पे जाएं ना दूसरी छोर पे जाएं। निगोशिएशन स्किल्स क्या होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल कैसे डेवलप किए जाएं, जो हमारी रिलेशंस के अंदर एम्पैथी का एलिमेंट है वो कैसे आए। तो ये सारी चीजें हमारी शिक्षा नीति का हिस्सा बने, इसका मैं जबरदस्त समर्थन करूंगा और चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस बारे में निर्णय करते हैं उन तक ये बातें पहुंचे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राज तिलक जी, इतनी महत्वपूर्ण बातों को कहने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। और डॉक्टर कृष्णा दत्त जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो हालांकि आज ओपीडी में आपने देखा कि किस तरीके से आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल करना है या फिर सिलेंडर का इस्तेमाल करना है या फिर कोविड रिलेटेड जो तमाम समस्याएं उसका समाधान भी हुआ है, लेकिन इस दौरान आपको जो अपना ख्याल रखना है वो भी बहुत ज़रूरी है और ये भी मनोचिकित्सक के तौर पर आपको बताया गया है। आज इंडिया न्यूज़ की ओपीडी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।